Electricity. It is an important source of energy in modern times. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी की एक टाइप है जो कि आजकल हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज में और हर उस जगह पर यूज होती है जिसके बिना हम लाइफ की को इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे होम्स में पंखे चलाने के काम में आती है, लाइटनिंग के लिए यूज में आती है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। इंडस्ट्रीज में मशीन्स बहुत सारी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बल पर चलती हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को चलाने के काम में इलेक्ट्रिसिटी आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी लाइफ में कोई कंफर्ट जोन नहीं हो सकता। हम कंफर्टेबल फील ही नहीं करेंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का पाथवे क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का पाथवे है इलेक्ट्रिक सर्किट। दैट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, एक बंद पाथ जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक सेकेंड के अंदर, एक मिनट के अंदर या एक घंटे के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में जितना चार्ज फ्लो करता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है चार्ज क्या है। देखिए, चार्ज के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगी, थोड़ा अपना नाइन्थ का। हमने पढ़ा था मैटर। मैटर क्या था? मैटर था एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट या मास। मतलब जो कि किसी जगह को ऑक्यूपाई करता है और जिसमें वजन होता है, दैट इज नोन एज मैटर। मैटर बना होता है बहुत सारे एटम्स से मिलकर। अब एटम क्या है? एक्चुअल में एटम वो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की, जिसमें जो कि पहले कहा जाता था कि डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एटम के अंदर जाते हैं तो एटम में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं और जिनमें जो कि ऑर्बिट में, मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। तो ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स विच आर न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब अगर हम चार्ज की बात करते हैं या अगर हम बैलेंसिंग की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं। चार्ज किसके ऊपर है? प्रोटॉन्स के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जो चार्ज प्रेजेंट होता है, क्योंकि एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बराबर होते हैं, इसलिए जो चार्ज होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो भी बिल्कुल इक्वल होता है। मतलब कि जो एटम होता है वो कंप्लीटली बैलेंस होता है। लेकिन मान लो सपोज किसी फिनोमिना की वजह से ये जो बैलेंसिंग है ये इम्बैलेंस हो जाए। इम्बैलेंस कैसे हो जाए? मैंने अभी आपको बताया कि एटम में प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट, आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली क्या होता है? प्रोटॉन्स तो बाउंडेड होते हैं। बाउंडेड का मतलब न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन रिवॉल्व कौन कर रहा है? रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ही वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एक जगह से, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस तक या एक एटम से दूसरे एटम तक ट्रांसफर होता है। अच्छा देखिए, अब मान लीजिए दो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी में किसी फिनोमिना की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट हो जाएगा। मान लो सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस ए से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं टू द सब्सटेंस बी। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स मान के चलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस ए से सब्सटेंस बी में ट्रांसफर हो गए। अब क्या हुआ? जो सब्सटेंस ए है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, तो चार्ज क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पर चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वहीं पर सब्सटेंस बी में या एटम बी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन्स कम हो गए, तो जो टोटल चार्ज आया जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जो चार्जेस हैं फ्लो करते हैं, फ्लो कौन कर रहा है? फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन।
तो दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। नॉर्मली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने शेल में फ्लो करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पावर सप्लाई देते हैं, पावर सप्लाई देते हैं मतलब जैसे ही हमने उनको एक फोर्स दिया, पुश किया, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो जिगजैग से या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन करेंगे दैट इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी फील्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। अभी मैंने आपको बताया चार्जेस दो टाइप के होते हैं, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं भागते नहीं है। क्यों नहीं भागते? क्योंकि उनके बीच में मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की कि लाइक चार्जेस, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, लेकिन अगर वहीं पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मली क्या है, नॉर्मली ये है कि अगर हम सर्किट में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली फिजिक्स में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब ऐसा क्यों है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इस टाइप के करंट को हम कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इसलिए कहा गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी बाद में हुई थी और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पहले हो गई थी, और जब डिस्कवरी प्रोटॉन्स की पहले हुई तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया गया एज फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज द पॉजिटिव चार्जेस। एंड ऑल्सो अब बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई उसके बाद में इस टर्म को, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को कहा गया कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को ये कहा जाता है कि इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। नाउ अब देखिए चार्जेस मैंने बता दिया, चार्जेस की जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इट इज कूलम। कूलम इट इज अ वेरी बिग यूनिट, ये बहुत बड़ी यूनिट है कूलम, और इसको हम जनरली डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। तो अगर हम इसका एक फॉर्मूला भी निकालते हैं तो फॉर्मूला एक क्यू इज इक्वल टू एन ही है, ये मैं अभी बताऊंगी, अभी इसी में यहीं पर मैं इसको डिस्कस करूंगी कि ये क्यू इज इक्वल टू एन ही कैसे आया। देखो एन क्या है, इट इज द एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। कूलम क्या होता है, अगर हम कूलम की डेफिनेशन लेते हैं तो कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इन इट इज 1 एम्पियर। मतलब किसी भी वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर है और वो 1 सेकेंड के अंदर, मतलब कि जो चार्ज फ्लो करेगा दैट इज नोन एज 1 कूलम। 1 सेकेंड के अंदर जितना चार्ज फ्लो करेगा, अगर उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर है देन इट इज डिफाइंड एज 1 कूलम। चार्ज कितना होता है, मान लो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जिसको हम नॉर्मली राउंड ऑफ करके 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर राउंड ऑफ करके हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम काउंट करते हैं। देखिए दोनों तरफ के चार्ज दोनों बराबर है। कूलम इज द चार्ज, द कूलम की जो डेफिनेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जनरली फिजिक्स में 10th में यूनिट्स की डेफिनेशन एग्जाम्स में 1 मार्क की आती है, पूछी जाती है।
अब देखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज इट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे, एक न्यूमेरिकल है आप लोग के सिलेबस में कि एक कूलम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है, इतना, सॉरी ये -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज प्रेजेंट है। पूछा क्या गया है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो मैंने अभी ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया, Q इज इक्वल टू एन, मतलब कि एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो हम इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। तो Q कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद में N हमें कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है ये। तो जब भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने होते हैं एक कूलम के अंदर, तो हम क्या करते हैं, 1 को डिवाइड कर देते हैं चार्ज के साथ में। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो कूलम क्या है, इट इज अ वेरी बिग यूनिट जिसके अंदर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। देखिए अब इसके बाद में बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी होती कितने टाइप की है। इलेक्ट्रिसिटी जनरली 2 टाइप्स की होती है, दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी बताने से पहले एक बार हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि नॉर्मल में अपनी डे टू डे लाइफ में भी हम लोग अप्लाई करते हैं, करते आप लोगों ने भी किया होगा। तो उसके बारे में क्या है वो, कि मान लीजिए प्लास्टिक कॉम्ब है हमारे पास, उस प्लास्टिक कॉम्ब को मैंने ड्राई हेयर में रब किया और ड्राई हेयर में रब करने के बाद में मैं पेपर के पीसेस के पास में उस प्लास्टिक कॉम्ब को लेके जाऊं। उसमें क्या होगा, जो पीसेस है पेपर के वो इलेक्ट उस कॉम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब कि जो कॉम है, कॉम जो था, अगर हम उसको ड्राई हेयर पे रब नहीं करेंगे और पेपर के पास, पेपर के पीसेस के पास लेकर जाएंगे, तो क्या होगा कि कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही उसको हेयर पे, ड्राई हेयर पे रब किया, तो जो चार्जेस प्रेजेंट थे प्लास्टिक कॉम के ऊपर वो क्या हो गए, वो एक्टिव हो गए। और जब चार्जेस एक्टिव हो जाएंगे तो वो चार्जेस क्या करेंगे, जो पेपर के ऊपर चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे उनको। तो इस टाइप के जो चार्जेस होते हैं, जो नॉर्मली एक ही जगह पर होते हैं, जो स्टेशनरी होते हैं, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, उन टाइप के, उस टाइप के चार्जेस को कहते हैं हम स्टैटिक चार्जेस। और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन चार्जेस की वजह से, दैट इज नोन एज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, लेकिन वो अपनी जगह से मूवमेंट नहीं करेंगे, वो अपनी जगह पर फिक्स होंगे, उसी जगह पर रहेंगे जहां पर उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी। लेकिन जो दूसरी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर एक मेटल से दूसरे मेटल की तरफ, या सिंगल मेटल उसी मेटल के अंदर अगर हम उन्हें एक फोर्स दे देते हैं, पुश करते हैं, तो उनके अंदर फ्लो स्टार्ट हो जाता है। फ्लो स्टार्ट हो जाता है, देन दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरली जनरेट होती है बाय बैटरीज एंड पावर प्लांट से। बैटरीज क्या करती हैं, बैटरीज उनको एक पोटेंशियल देती हैं। पोटेंशियल मतलब उनको एक फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो जाती है। अब देखिए, उससे पहले पोटेंशियल डिस्कस करने से पहले हम एक बार कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्लो हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरे टाइप के मटेरियल होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं होते या आसानी से फ्लो नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, अब देखो कंडक्टर्स के एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जिनसे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं करते उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। नॉर्मली क्या होता है कि मेटल्स जो हैं, जैसे हमने कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर की बात की मैंने अभी, तो ये क्या है, ये मेटल्स हैं। मेटल्स में आउटसाइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं
और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजी, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उनका प्रोटॉन्स के साथ में वो बहुत कम होता है। कहाँ कम ऐसे नहीं होगा, अभी तो मैंने आपको, आप लोग कहेंगे कि अभी पीछे तो आपने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में इतना तो है कि वो आप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, भागते नहीं है। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल प्रेजेंट होते हैं मेटल्स में, उनमें जनरली क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनसे कंपैरेटिवली कम होता है। इतना कम होता है कि वो इजीली फ्लो कर जाते हैं फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल, और विद इन द सेम, या विद इन द सेम मेटल बिटवीन डिफरेंट एटम्स। इतना क्लियर हो गया? नाउ अब देखो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका मूवमेंट ही कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब कुछ कंडक्टर्स होते हैं और कुछ एलॉयज होते हैं। जो एलॉयज होते हैं वो जनरली मेटल और दूसरे मटेरियल से मिलकर बनते हैं। एलॉयज में जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू दी मेटल्स। ठीक, अच्छा, और इसके अलावा जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स, वेयर एज इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एज इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स। देखिए, इंसुलेटर्स का मैंने बताया, अभी कंडक्टर्स का मैंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियाई के साथ में बहुत ज्यादा जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, मैंने सबकी बात नहीं की, मैंने कहा आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका और न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसकी वजह से वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो टाइटली जुड़े हुए होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है न्यूक्लियस के साथ में उनका, कि वो उसको शेल को छोड़ के नहीं जा पाते हैं ना। अब देखिए, अब बात आ जाती है, यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ द फोर्स। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली हम डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो पोटेंशियल का मतलब हो गया कि जब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसी भी चार्ज को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आते हैं तो कुछ काम करना होता है। ठीक है, कुछ काम का मतलब हो गया कि जैसे सपोज हम कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, उसे हमने इन्फिनिटी मान लिया। उस पॉइंट से सपोज हम एक किसी भी दूसरे पॉइंट पर अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या किसी भी चार्ज को अगर हम लेकर आते हैं तो कुछ वर्क डन होता है, कुछ काम होता है। और वर्क डन क्या है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब चार्ज को मूव करने के लिए जो फोर्स लगा, चार्ज को मूव करने के लिए जो फोर्स लगा, दैट इज द वर्क डन। ठीक है, तो उस वर्क डन को, जो भी चार्ज मूव करने के लिए काम में हमने लिया, हमने जो काम किया, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल V, और यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या? इट इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वोल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मींस दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब किसी भी एक पॉइंट से अगर हम, जिसको हमने इंफिनिटी माना, उससे हम दूसरी जगह पर अगर हम चार्ज को मूव करवाते हैं तो हम कुछ काम करते हैं। हमने कितना काम किया? हमने 1 जूल काम किया। चार्ज कितना था? चार्ज था 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज को अगर हम किसी एक इंफिनिटी वाले पॉइंट से किसी दूसरी जगह पर लेकर आते हैं
तो जो काम हमने किया दैट इज इक्वल टू दी 1 वोल्ट एंड विच इज नोन एज दी पोटेंशियल। ठीक है, सो पोटेंशियल को एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने मान लीजिए हमने इमेजिन किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉइंट इंफिनिटी मान लेते हैं। इंफिनिटी का मतलब हो गया कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका कोई हमने कोई मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा पॉइंट इंफिनिटी, वहां से हम एक चार्ज को हमने ट्रांसफर किया। चार्ज हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो इसका मतलब हमने कुछ फोर्स लगाया और जो चार्ज है वो कितनी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रांसफर हुआ। तो जो फोर्स हमने लगाया और डिस्टेंस मतलब कि कुछ जगह वो कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस सपोज 1 मीटर 2 मीटर या 3 मीटर इतना वो ट्रांसफर हुआ, तो इसे हमने कहा वर्क डन। इसका मतलब चार्ज को मूव करने के लिए जो हमने काम किया दैट इज नोन एज दी, जो वर्क किया दैट इज नोन एज दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब देखिए जो चार्ज था वो जगह पर आ गया, मान लो सपोज ए पॉइंट पर आ गया चार्ज और हमें उसको बी पॉइंट पर शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन हुआ, दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन हुआ दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? मान लो ए पॉइंट पे हम पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए और बी पॉइंट पे हम पोटेंशियल मान लेते हैं वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक अगर चार्ज जाता है तो जितना वर्क डन होता है दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल को हम जनरली जो फॉर्मूला है डिनोट करते हैं W अपॉन क्यू से करते हैं। वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर। जितना क्वांटिटी चार्ज ट्रांसफर हुआ, उस ट्रांसफर करने में जितना वर्क डन हुआ दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इट इज वोल्ट। तो potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another। मतलब कि एक कूलम चार्ज को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो 1 जूल वर्क हमने किया एंड दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस या 1 वोल्ट। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस को हम या वोल्ट को हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 जूल पर कूलम, क्योंकि अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि वोल्ट इज इक्वल टू या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज W अपॉन क्यू। W की यूनिट हो जाती है जूल्स और चार्ज की यूनिट है कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? इट इज 1 जूल पर कूलम। मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करने का रीजन है वोल्ट मीटर जो होता है या पोटेंशियल जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इतना हाई रेजिस्टेंस होता है कि उसमें से करंट पास नहीं कर सकता। ठीक है, जब करंट पास नहीं करेगा तो नॉर्मली नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी आउटसाइड डिवाइसेस अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं तो वो हमें इस तरीके से लगाते हैं कि जो हमारा पाथवे है इलेक्ट्रिक करंट का वो डिस्टर्ब ना हो, उसको कोई इफेक्ट ना पड़े। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट मीटर का जो वो रेजिस्टेंस है वो इतना ज्यादा हाई होता है कि अगर हम उसको सीरीज में यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा? अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा कि जो करंट है वो इस वोल्ट मीटर से पास ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि करंट डिस्टर्ब हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो करंट को डिस्टर्ब नहीं करना। तो हमने इस आउटसाइड डिवाइस वोल्ट मीटर को बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस हमने कहाँ लगाया? हमने पैरेलल में लगाया। और जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हम हमेशा मेजर करते हैं बिटवीन द टू टर्मिनल्स। इस यहाँ के दोनों टर्मिनल्स के बीच में करंट नॉर्मली फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, करंट कैसे फ्लो करता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। इसका मतलब पोटेंशियल कहाँ पर जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल पे। नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल कम है। तो अगर करंट यहाँ से लेके यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम है। तो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे वोल्ट मीटर के थ्रू तो हम क्या करेंगे? दिस यहाँ के पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल।
So voltage is another name of potential difference. Now अब बात आ जाती है इलेक्ट्रिक करंट की. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अभी स्टार्टिंग में ही मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को जनरली हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. रेट ऑफ फ्लो का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर एरिया से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक सेकंड के अंदर या एक मिनट के अंदर या यूनिट टाइम में फ्लो करता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को हम का जो फॉर्मूला है दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. मतलब कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर. अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वही होगी जो चार्ज की डायरेक्शन होगी. लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एमीटर के थ्रू. एमीटर को हमेशा कहाँ लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है. सीरीज में क्यों लगाया जाता है? इसकी प्रॉपर्टी होती है एमीटर की. एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल नेग्लेजेबल रेजिस्टेंस होता है. देखिए मैं बार बार रेजिस्टेंस वर्ड का यूज कर रही हूँ. रेजिस्टेंस क्या है एक्चुअल में? रेजिस्टेंस होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज के चार्ज के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं. ठीक है. तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट में, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था, अगर हमें आउटसाइड डिवाइसेस अटैच करनी होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हमेशा हम इस तरीके से अटैच करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो पाथवे है वो उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसे कोई परेशानी ना हो. अब एमीटर क्या है? एमीटर का रेजिस्टेंस होता है नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर. तो इसीलिए एमीटर को हमने कहाँ लगाया? एमीटर को हमने सीरीज में लगा दिया जिससे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली इस एमीटर के थ्रू पास हो जाए. ठीक है. तो दिस इज वाई कि एमीटर क्या है? एमीटर मेजरमेंट करता है करंट का. जितना करंट इस एमीटर के थ्रू पास होगा उतना करंट इजीली एमीटर में हम मेजर कर सकते हैं. ठीक. अच्छा अब देखो जो ये है यूनिट क्या हो गई एमीटर की, सॉरी करंट की, इट इज एम्पियर. तो 1 एम्पियर की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. 1 एम्पियर क्या हो गया? 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. मतलब सपोज एक वायर है, उस वायर में 1 सेकेंड के अंदर जितना चार्ज फ्लो करेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जो जितना फ्लो करेगा दैट इज नोन एज दी 1 एम्पियर. इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड. इट इज नोन एज 1 एम्पियर. 1 एम्पियर को हम डिनोट कर सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड से. इसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है मिली एम्पियर. मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर के. ठीक है. इसके अलावा ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड बाय एमीटर. एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं. एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है. क्यों होता है? क्वेश्चन आता है व्हाई एमीटर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस या व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज. तो सीधा सा आंसर है क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है और जो करंट है उसका पाथवे डिस्टर्ब नहीं होता, so that the amount of current can easily pass through the electric circuit. That's why the ammeter is always connected in series in a circuit. इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं. देखो अगर हम ये सर्किट देखते हैं तो यहाँ पर अगर करंट का फ्लो हम देखेंगे तो ये कहाँ से कहाँ है? ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है. मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है. जैसे हमने पीछे पढ़ा था वोल्ट मीटर में, मैंने बताया था पोटेंशियल में बताया था कि वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ कनेक्ट होता है? वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है हमेशा पैरेलल टू द सर्किट. पैरेलल टू द सर्किट होता है जिससे कि करंट का पाथवे यहाँ से बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो. पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का पाथवे होता है ना. अब देखो चार्जेस कभी भी कंडक्टर में खुद से फ्लो नहीं करते. चार्जेस को फ्लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है, हमें पुश करना पड़ता है. अब पुश हम कैसे करेंगे? पुश हम करेंगे बाय गिविंग द एक्सटर्नल सप्लाई. सप्लाई हम किससे देंगे? सप्लाई हम देंगे बैटरी के थ्रू.
या सेल के थ्रू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमेशा, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा फॉर द चार्जेस टू फ्लो। चार्जेस को फ्लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें सर्किट के अंदर या तो बैटरी लगानी होगी या हमें बहुत सारे सेल लगाने पड़ेंगे। और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है किसी भी सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में, वो होता है बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विद इन द सेल। सेल जैसे ही हम सर्किट में लगाते हैं और हम स्विच ऑन करते हैं, तो सेल के अंदर या बैटरी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट केमिकल रिएक्शंस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल या बैटरी। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज पुश होते हैं या चार्ज आगे की तरफ फ्लो करते हैं, और हम ये कह देते हैं कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर हमें करंट को कंटिन्यू रखना है, मेंटेन करके रखना है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो हमें क्या करना होगा, उसके अंदर की केमिकल एनर्जी को हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी को हमें हमेशा चार्ज करना पड़ेगा। अगर हम सेल लगाते हैं तो सेल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी सेल के अंदर की खत्म हो जाती है, तो नॉर्मली वो अप्लायंस का वर्क करना बंद कर देता है। तो इसलिए हम तुरंत से फिर से हम सेल को चेंज कर देते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। देखिए, वर्क डन हमें निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, हमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में गिवन है। अगर हम एक चार्ज को, 2 कूलम चार्ज को, अगर हम 118 वोल्ट से 128 वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, अगर हम मूव करते हैं तो हमने कितना काम किया, कितना वर्क किया हमने। तो सिंपल सा है, पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 128 में से 118 माइनस कर देंगे, 10 वोल्ट आ गया, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना गिवन है, 2 कूलम। वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में वर्क डन आ जाएगा विच इज इक्वल टू 20 जूल्स। एक और न्यूमेरिकल है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। करंट हमारे पास में गिवन है दैट इज 0.5 एम्पियर। टाइम हमारे पास में गिवन है 10 मिनट्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्यू, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम यूनिट देखते हैं तो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की 1 एम्पियर। ठीक है, और हमेशा हम किस में कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड्स के अंदर, जूल पर सेकेंड। ठीक है ना, तो अब जैसे वर्क डन अपॉन क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज था, W अपॉन क्यू। W अपॉन क्यू क्या था, W अपॉन क्यू वॉज द पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट की जो फॉर्मूला था वो था हमारा Q अपॉन टी। तो Q चार्ज है कूलम और T हो जाता है सेकेंड्स में, जो मैंने अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर टाइम सेकेंड्स में है लेकिन यहाँ पे मिनट्स में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन हमने क्या किया, हम मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हमने क्या किया, क्योंकि करंट हमें दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, हमने यहाँ पर रख दिया, क्यू हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम हमने अभी निकाला 600 सेकेंड। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आंसर आ जाता है हमारा 300 कूलम। नाउ व्हाट आर द सर्किट डायग्राम्स। अब देखिए सर्किट डायग्राम्स क्या है। अभी मैंने पोटेंशियल बताया आपको, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल करंट का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हुआ। पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल था किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में जितना वर्क डन हमने किया, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट ले जाने में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ले जाने में जो वर्क डन होता है चार्ज का, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, करंट क्या था, करंट था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज नोन एज द करंट। अब करंट का मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, एक हमने सेल या बैटरी लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लॉन्ग लाइन से डिनोट करते हैं,
नेगेटिव टर्मिनल को हम शॉर्टर लाइन से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हमने एमीटर लगा दिया, एमीटर को हमने लगाया ए से, हमने इस तरीके से हमने डिनोट किया, और एमीटर को हमने कहाँ लगाया, हमने सीरीज में लगाया। अब करंट जो फ्लो करेगा वो एमीटर से पास होता हुआ जाएगा और उसके बाद में अप्लायंस में आ गया जिसका रेजिस्टेंस आर है। हमने वोल्ट मीटर को कहाँ लगाया, वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल लगाया बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा देते हैं तो करंट इससे आगे जा ही नहीं पाएगा, इसलिए हमने वोल्ट मीटर को कहाँ लगा दिया। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर द वोल्टेज, वी पुट द वोल्ट मीटर इन दी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, उसके बाद में ये की हो गई, की का मतलब स्विच हो गया, क्लोज्ड की का मतलब हो गया कि जो पाथवे है वो क्लोज्ड है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन अगर ओपन की है, ओपन स्विच है, इसका मतलब स्विच है जो है, जो पाथवे है वो डिस्टर्ब हो चुका है, ओपन पाथवे है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। नाउ दीज आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक सिंगल लॉन्ग लाइन और छोटी लाइन से। बैटरी को हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को हम सीरीज में अगर हम कंबाइन ज्वाइन कर देते हैं तो बन जाती है बैटरी। प्लग और स्विच को हम, दिस इज एन ओपन स्विच और ये क्लोज स्विच हो गया। वायर ज्वाइंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग को हम, ये तरीका है डिनोट करने का। इलेक्ट्रिक बल्ब ये हो गया। रेजिस्टेंस आर को हम इस तरीके से जिगजैग लाइन से डिनोट करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अभी रियोस्टैट को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। एमीटर को हमने ये डिनोट किया और वोल्ट मीटर को हमने वी से डिनोट कर दिया। नाउ देखो सेल क्या होता है, सेल सोर्स ऑफ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ करंट, जिससे कि करंट की कंटिन्यूअस सप्लाई जाती रहे। दो अनइक्वल वर्टिकल लाइन से अभी मैंने आपको बताया, लॉन्ग पॉजिटिव टर्मिनल और शॉर्टर नेगेटिव टर्मिनल। सेल का फंक्शन होता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। स्विच की डेफिनेशन क्या है, फॉर मेकिंग अ डिवाइस फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग द कनेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। रियोस्टैट मैंने अभी कहा था कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो रियोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है, देखिए अगर हम फिर से डायग्राम पर आ जाते हैं तो ये क्या है, रियोस्टैट को हम इस तरीके से एरो को हम ऐसे लगा के भी डिनोट कर शो कर सकते हैं और रियोस्टैट को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हमें करंट को कम या ज्यादा करना है तो हम रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर देते हैं। रेजिस्टेंस मैंने बताया था टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को अपोज करने को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। मान लीजिए मुझे करंट का फ्लो कम करना है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे हम ओम्स लॉ के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तब ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतना याद रखिए कि जो करंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होता है नॉर्मली, ये रेजिस्टेंस है, अगर मान लीजिए मैं इस एरो को यहाँ पर ले आती हूँ, उसका मतलब क्या है, मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने के लिए रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होगा तो करंट भी कम और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए रियोस्टैट का यूज किया जाता है। अब देखिए, अब कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे 5 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 12.5 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ अ कंडक्टर। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। 5 जूल ऑफ वर्क इज डन मतलब कि हमारे पास में वर्क डन कितना हो गया, 5 जूल इन मूविंग 12.5 into 10 raised to the power 10 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एक कूलम के अंदर प्रेजेंट थे 6 इंटू या 6.25 इंटू 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 12.5 कितने में प्रेजेंट होंगे, दो कूलम में हो जाएंगे, जस्ट डबल हो गई। तो चार्ज हमारे पास में कितना है, चार्ज हमारे पास में 2 कूलम हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। सीधा सा फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वर्क डन हमारे पास में कितना गिवन है, 5 जूल्स। चार्ज हमारे पास में कितना हो गया, 2 कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.5 जूल्स पर कूलम। ठीक, अब इसके आगे जो
ओम्स लॉ है वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।